So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM of Paras Khatri, and the topic which we are discussing today is of class 10 economics chapter number 3, that is money and credit. तो सबसे पहले let's understand what exactly a money is. तो money का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसको गवर्नमेंट जो है वो एक मॉनेटरी पावर दे दे, या फिर गवर्नमेंट जो है वो उसे जनरली एक्सेप्ट कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसको मनी कहते हैं. आसान भाषा में, अगर डेफिनेशन वाइज ना जाए, आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मैं क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले एक स्वीट्स की दुकान पे गया, सेक्टर 5 में ही है, बजाज स्वीट्स एंड डेयरी कॉर्नर. मैं वहां पे गया तो मैंने उनको 100 रुपए का नोट दिया. मेरा सामान जो था वो 95 रुपीज का था. उनके पास 5 रुपए चेंज नहीं थे, तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक 5 रुपए का उनका ना एक कूपन सा बना हुआ था, वो 5 रुपए के कूपन पे उन्होंने मुझे ऐसे हल्का सा साइन मार के दे दिया. तो अगली बार जब मैं उनके पास में गया तो मेरे पास में 5 रुपए कम थे, तो मैंने वही कूपन निकाला, मैंने 5 रुपए वो कूपन रखे, मतलब वो कूपन रखा, तो साथ में 55 का सामान था, मैंने 50 रुपए अपने निकाले, 5 रुपए का वो कूपन रखा, 55 रुपए का सामान दे दिया. अब इस केस में क्योंकि उस जो पर्टिकुलर ब्रांच है, उस पर्टिकुलर जो जगह है, उसने उस कागज के टुकड़े को क्योंकि पूरी वैलिडेशन दे रही थी कि ये 5 रुपए का माना जाएगा, तो वो करेंसी हो गया. ठीक है ना. तो इसी तरीके से अगर हमारे देश की गवर्नमेंट किसी भी एक कागज के टुकड़े को बोल रही है कि ये मनी है, तो वो मनी है. ठीक है ना. तो जैसे आप देखो, आज से जो है वो मतलब 5 साल पहले, 7 साल पहले, जब वो पुराने वाले नोट्स होते थे, ठीक है ना, 1000 के 500 के नोट होते थे, तो हम उनको नोट मानते थे. सरकार ने बोला ये नोट नहीं है, हमने मना कर दिया भाई कि ये नोट नहीं है ना. तो कुल मिला के सरकार जिसको मान्यता, यानी कि सरकार जिसको जो है वो वैलिडेशन दे देती है कि यही नोट है, वो नोट माना जाता है. ठीक है. इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी क्यों? क्योंकि सरकार उसकी जिम्मेदारी देती है. आपने कभी नोट के ऊपर अगर ध्यान से देखा हो तो नोट को क्या बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई करेंसी इज नोन एज अ प्रोमिसरी नोट. ठीक है, कि करेंसी को एक प्रोमिसरी नोट क्यों बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो नोट के ऊपर, तो गवर्नर के साइन के साथ में साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए, मान लो 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज. इसका मतलब क्या है कि जिस गवर्नर के नीचे साइन है, उस गवर्नर ने बोला है कि मैं, यानी कि गवर्नर, तुमको भरोसा दिलाता हूं कि इसकी वैल्यू 500 रुपए है, और अगर तुमको नहीं मिली ना ये 500 रुपए की वैल्यू, तो मैं तुमको उसके 500 रुपए की वैल्यू का सामान दूंगा. ठीक है. तो उसके बदले में हमारी कंट्री में क्या होता है ऐसा 500 रुपए का, तो हमारी कंट्री में उतने ही नोट छापे जाते हैं जितना की गोल्ड रिजर्व है. ठीक है. क्यों ऐसा होता है, फालतू क्यों नहीं छाप लेते? क्योंकि अगर गोल्ड रिजर्व से ज्यादा छापे, तो जब अगर मान लो एक दिन सारे ही लोग पहुंच जाए सरकार के पास में कि जी हमारा पैसा वापसी करो, तो सरकार क्या देगी उनको? गोल्ड देगी. जितने रुपए का वो नोट है, उतने का गोल्ड दे देगी. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम. ये मनी की जरूरत पड़ी क्यों? ठीक है. तो मनी की जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ बार्टर सिस्टम. ये बार्टर सिस्टम क्या है? मैंने आपको जो है वो बोला, आपने मुझसे बोला कि भैया जो है वो मतलब कि हम ना इस बारी आपको फीस नहीं देंगे. मैं कहा अच्छा भाई क्या दोगे फिर? तो आपने बोला कि हमारी तो ना इस बारी जो है वो, हम गांव गए थे ना, तो हमारे वहां पे गाय भैंसे बहुत हैं, तो हम वहां से 5 किलो घी लेके आए हैं. तो हमारे गांव का घी जो है वो 800 रुपए किलो का घी है हमारा. तो 5 किलो का घी का ये लो कनस्तर दे रहे हैं आपको, 4000 रुपए के हो गए, आपकी 4 महीने की फीस हो गई. तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई. क्यों? क्योंकि मैं सोच ही रहा था यार घी खरीदने जाना है, यार घी लेने जाना है. तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि मुझे घी चाहिए था और आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाई चाहिए थी, तो दोनों की जब सेटिस्फेक्शन हो गई और दोनों ने एक ही बात पर कंसेंसस कर लिया. कंसेंसस का मतलब क्या होता है? जब दो लोग एक ही बात को मान ले तो उसे कंसेंसस बोलते हैं. जब दो लोग एक ही बात पे मान गए तो यहां पर क्या हो गया? डील डन हो गई. ठीक है. हमने कोई भी पैसे का लेन देन किए बिना एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली. इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ठीक है. अब ये बार्टर सिस्टम में परेशानी क्या आती है? आज तक चलता क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे का लॉजिक समझो. अब आप पहुंचे एक रिक्शे वाले के पास में. ठीक है. रिक्शे वाले ने सुबह से अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, बोनी तक नहीं करी है. आप उससे बोल रहे हो भैया मधुबन चौक तक चलो और वापसी आ जाओ. ये मैं ना आपको, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, मैं तो घी, मेरे पास तो घी है सिर्फ, मैं तो घी लाई हूँ गाँव से, घी लोगे? कहे यार सुबह से एक रोटी का दाना नहीं गया है पेट में, घी का क्या अचार डालूंगा मैं? घी को क्या ऐसे पी जाएंगे मेरे बच्चे? कुछ खाने के लिए चाहिए ना हमको, और खाने के लिए पैसे चाहिए. तो अब ये एक बहुत ही मुश्किल चीज है कि दोनों ही पार्टीज को उस वक्त वही चाहिए हो जो कि उनकी नीड का हो. ठीक है ना. जैसे मान लो आप छतरी बनाते हो,
ठीक है, आपकी कंपनी आपकी घर में आपके घर का जो काम है वो छतरी बनाने का है, ठीक है, अम्ब्रेला बनाने का है। आप मेरे पास आ रहे हो, हर महीने मुझे 2 छतरियां पकड़ा कर जा रहे हो, मैं कहूँ क्या अचार डालूं इनका, ऊपर से मौसम भी नहीं है छतरी का। तो यानी कि दोनों ही लोगों को उस टाइम पे वही सामान चाहिए हो, इसकी बहुत मुश्किल बात है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि डेफर्ड पेमेंट बहुत मुश्किल है। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? अब आप में से जो लोग कॉमर्स लेंगे, ठीक है, अगले साल, वो डेफर्ड पेमेंट को समझ पाएंगे, पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। आपने बोला, जैसे एग्जांपल के लिए, आप में से कुछ लोग फीस जो है वो एडवांस देते हो और कुछ लोग फीस जो है वो बाद में देते हो। तो जो लोग बाद में फीस देते हो ना, वो एक्चुअल में डेफर्ड पेमेंट करते हैं, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? सर्विस या काम आज कर लो और पैसे उसके बाद में दो, उसको डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। अब बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? आप ऐसे सोचो कि मुझे भूख तो आज लगी है, ठीक है, मैं एक ढाबे पे गया, मैंने उसको कुछ सामान दिया, भूख तो मुझे आज लगी है, वो मुझे कह रहा है अभी नहीं, परसों आना, परसों दूंगा रोटी। तो परसों रोटी का मैं करूंगा क्या? मेरे को तो आज भूख लग रही है, परसों तक तो मैं मर जाऊंगा अगर रोटी नहीं खाऊंगा तो। दिस मीन्स कि इसके अंदर डेफर्ड पेमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो डेफर्ड पेमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें ऑन स्पॉट ही पेमेंट पॉसिबल है। 2 पॉइंट बता दिए। तीसरी प्रॉब्लम है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे नहीं है? अब आपका दूध का काम है, ठीक है, आप दूध को जो है वो, अब जैसे मान लो कि अब हमने जो है वो मान लो कि कल को जो है वो कोई भी फंक्शन करना है, घर में शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पैसा बचा के रखते हैं ना भाई, जिंदगी भर पूरी सेव करके रखते हैं, तब जो है वो खर्चा करेंगे। पर अब आपका तो दूध का काम है, आप तो हर चीज दूध दे के लेते हो, है ना। अब वो क्या दूध क्या आप हर महीने क्या 2-2 किलो दूध क्या बचा के कहां पे किसी ट्रंक में रखते रहोगे कि भाई 20 साल बाद लड़की की शादी करेंगे तो ये सारा दूध निकाल के बेच देंगे? नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते आप। तो यानी कि इस चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये 3 परेशानियां थी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो में दोबारा करके सुन लेना, ठीक है। तो ये 3 जो है वो परेशानियां थी बार्टर सिस्टम की वजह से, जिसके कारण मनी का जन्म हुआ, ठीक है। एक ऐसी बीच में टर्म डाली गई जिसको हर कोई चाहता हो, ठीक है, हर कोई चाहता हो जिसको स्टोर ऑफ वैल्यू किया जा सके, बाद में पेमेंट किया जा सके। इसी की वजह से मनी यानी कि करेंसी की जरूरत पड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। अब फॉर्म ऑफ मनी की बात करते हैं। आज मनी सिर्फ वो नहीं है जो हमारी जेब में है, आज मनी के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कैसे? आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये यूनिक पेमेंट इंटरफेस क्यों बोलते हैं इसको? यूनिक पेमेंट इंटरफेस इसे इसलिए बोलते हैं, जैसे ये जो स्कैनर मेरे सामने पड़ा है, ये स्कैनर के अंदर जो बार कोड है वो स्कैन करने से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पैसे मिल सकते हैं और किसी को नहीं मिल सकते। तो ये मेरा यूनिक पेमेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। क्यूआर कोड क्यों बोलते हैं? क्यूआर का मतलब क्या है? ठीक है ना, क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो मेरे कोड को फटाफट समझता है और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता है, यूनिक पेमेंट इंटरफेस से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज चेक। चेक का पुराना हो गया, लोग बहुत कम यूज करते हैं चेक का, लेकिन पहले बहुत चलता था। जिसको चाहिए चेक साइन करके, अमीर लोग जो है वो जेब में चेक बुक लेके घूमते थे, जहां जरूरत पड़ी चेक साइन करके दे दिया, ठीक है। मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे, ब्लैंक चेक, ठीक है। तो वो क्या है, ये चेक का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स है। तो अब आपको ये समझना जरूरी है 10th में आकर के कि भाई क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। तो डेबिट कार्ड इज नथिंग बट योर एटीएम, ठीक है। जो आपका एटीएम है वही आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब इसे डेबिट कार्ड क्यों बोलते हैं? आप किसी भी जगह पे जाओ, अपना डेबिट कार्ड दो, जो एटीएम में पिन डालते हो वही पिन उस मशीन में डालो, जितने पैसे अकाउंट में है उतने की शॉपिंग कर लो डायरेक्ट। अब जैसे मैंने जब पहली बार ऐसा किया ना, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने जब मेरे को पहली बार किसी ने बताया था ये चीज कि तेरा एटीएम ही डेबिट कार्ड है, मैं मानता नहीं था। मैंने नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन फिर उसने मुझे करके दिखाया, करा ला दे, उसने मेरा कार्ड दिया, मैकडोनल्ड में हमने उसको स्वाइप किया, उसने बोला अपना एटीएम का पिन डाल दे, मैंने पिन डाल दिया, वो पैसे कट गए डायरेक्ट अकाउंट से। मैंने कहा ये तो मस्त है यार, वरना पहले क्या कर रहा था मैं, सैलरी आ रही थी, पहले अकाउंट में जा रहा था, पैसे निकाल रहा था एटीएम से, फिर जाकर के खर्च कर रहा था। मैं कहा तो सीधा है, हमारे डेबिट कार्ड से डायरेक्ट जो है वो एटीएम से पैसा कट गए, है ना। तो इस तरीके से ये डेबिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं भी नहीं, आप वो भी खर्च सकते हो, ठीक है। मतलब समझ लीजिए ऐसे, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी वैल्यू, उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए लिमिट का मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए तक का मैं खर्च कर सकता हूं उसमें से,
और वो मुझे 50 दिन के बाद लौटाने होंगे बैंक को। बैंक को जब मैं लौटाऊंगा तो बैंक मुझे 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं लेगा मुझसे। मतलब वो एक तरीके का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है क्रेडिट कार्ड 50 दिन के लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि बैंक तो बड़ा पागल है यार, इनको क्यों देता भाई ऐसे, है ना, फ्री का लोन क्यों बांट रहा है ना। लेकिन बैंक इज वे टू स्मार्ट। बैंक लोगों की मेंटालिटी समझता है। लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जो ऐसे पैसे देकर के सामान खरीद के लाते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो खाते में लिखवा के आते होंगे कि भैया हमारे खाते में लिख देना, ठीक है। मेरी गारंटी है आप दोनों लोग, अगर जैसे 2 लोग हैं ना, वो दोनों लोग बैठ के कंपैरिजन करने बैठ जाओ कि भाई तुम्हारा मंथली खर्च कितने का आता है और उधार वाले का मंथली खर्च कितने का आता है। मेरी गारंटी है कि जिसका उधार वाला होगा ना वो ज्यादा खर्च करता होगा, क्योंकि जब हमारे को पैसे हाथ से नहीं देने पड़ते तो वी टेंड टू स्पेंड मोर, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, वी टेंड टू स्पेंड मोर। जब हमारे को हाथ से पैसे नहीं देने पड़ते तो और कर्जे पे काम होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उधार पे काम होता है, तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा हम खर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट कार्ड हमारी इसी जो कमी है ना उसका फायदा उठाता है। वो कहता है तुम अपनी औकात से ज्यादा खर्चा कर लो। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि तुम अपनी औकात से ज्यादा खर्चा कर लो। एक बंदे की सैलरी है 25,000, उसने खर्च कर दिया 50,000। अब होगा क्या, उसने ये सोचा होगा करेंगे जुगाड़, कर लेंगे, कहीं से दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब उसका टाइम आया पेमेंट करने का, फिर उसने क्या करा, उसने कहा यार पैसे तो 25,000 ही हैं, सैलरी तो 25,000 ही आती है, तो उसने 25,000 पे कर दिया। और बैंक में बड़ा स्मार्ट है, कहता हाँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम आपके कोई घर में आके आपको उठा के नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, 25,000 है ना, 25,000 दे दो, वी आर हैप्पी। अब देखो बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बैंक क्या करने वाला है, तुम्हारे बचे हुए पैसे के ऊपर अब हैवी इंटरेस्ट लगाने वाला है, ठीक है। और जनरली ये इंटरेस्ट कितना होता है, 35% पर एनम। 35% पर एनम का मतलब समझते हो कि 30,000 रुपए अगर आपने लिए है ना उधार, तो 40,000 देने पड़ेंगे, ये मतलब है इसका। 35% पर एनम का मतलब ये होता है। तो दिस इज हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स। समझ में आया क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज पेपर नोट। तो आप जानते हो, इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, पेपर नोट आप जानते हो। अब एक नए तरीके का नोट आ गया है, और जिसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी क्या बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, अभी यूज होना भी शुरू नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पेटीएम का वॉलेट होता है ना, उसके अंदर पैसे ऐड हो जाते हैं, ऐसे ही आरबीआई एक एप्लीकेशन निकालेगा जिसके अंदर क्या होगा, हमारे एक्चुअल में पैसे पड़े और वो डिजिटल नोट डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। मतलब वो किसी बैंक से नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा, वो आपका डिजिटल वॉलेट की तरह काम करेगा। उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो यहां पर ना रिजर्व बैंक की जो भूमिका है, रिजर्व बैंक की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ जाती है। अब ये रिजर्व बैंक है कौन, तो हमारी कंट्री में सभी बैंकों का जो मम्मी और पापा है वो रिजर्व बैंक है, ठीक है, एकदम माई बाप, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अगर है ना, अगर कोई एक ऐसा नहीं रखा जाएगा, अब आप खुद सोचो, अगर आपके घर में आज मम्मी पापा कोई ना हो, ठीक है, आप घर जाओ और पता चले मम्मी पापा गाँव गए हैं और आपको आपके भाई बहन को अकेला छोड़ गए हैं, ठीक है, 20 दिन का टाइम है। 20 दिन बाद तुम घर की वो हालत कर दोगे ना कि मतलब जो पहचान में ना आए, ठीक है। चाहे कोई कितना भी सिंसियर हो, कोई भी सिंसियर बच्चा हो, अगर उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा ना, तो वो घर को नरक बना के छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि जब हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो हम अपने जो हमारे को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसका हम गलत फायदा उठाते हैं। और ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ, किसी के साथ भी है, ठीक है। हम चीज उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो यही चीज बैंक भी करते हैं। अगर बैंकों को कोई ध्यान ना दे, बैंकों के ऊपर कोई ध्यान ना दे, बैंक अपनी मनमर्जी चलाते रहे, तो क्या होगा, सारे बैंक डूब जाएंगे, ठीक है। बच्चे हैं ना आखिर, ठीक है, तो सारे बैंक डूब जाएंगे। तो उनके लिए एक बड़ा होना जरूरी है घर में, और वो बड़ा कौन है हमारे देश में, रिजर्व बैंक, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ही वो बैंक है जो सभी बैंकों पर कंट्रोलिंग करता है। तो आज समझते हैं रिजर्व बैंक के फंक्शन। सबसे पहले इश्यू ऑफ करेंसी, तो अभी बात हो गई, करेंसी इशू करती है। और कितनी करेंसी इशू कर सकती है, जितना गोल्ड हो कंट्री के अंदर, जितना गोल्ड हो, अभी बताया तो बोलते क्यों नहीं, तो जितना गोल्ड हो कंट्री के अंदर, जितना गोल्ड होगा उतना ही रिजर्व बैंक क्या करेगा, करेंसी इशू कर सकता है। नेक्स्ट इज मॉनिटर द वर्क कल्चर ऑफ बैंक्स एंड एसएचजी। तो सबसे पहले तो बैंक का, और ये जो एसएचजी है, पहले एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे ना एनजीओ होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए बने होते हैं।
तो इनका वर्क कल्चर चेक करना कि इनके यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ऑथेंटिकली हो रहा है नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, इन सब चीजों को चेक करना। इसके अलावा टर्म्स एंड इंटरेस्ट वगैरह में डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सब के अंदर बैंकों को समझाना। मॉनेटरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो है वो उनको समझाना कि मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट की जाएंगी, अभी क्या है वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है पता? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आज आप बैंक गए और आपने बैंक में 100 रुपए जमा कराए, तो जितना CRR रेशियो होगा ना रिजर्व बैंक का, उतने परसेंट पैसे आपके जमा कराए हुए पैसों में से बैंक को अगले दिन तक रिजर्व बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 10% है CRR रेशियो, 10% है, सुन तो ले यार, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 10% CRR रेशियो है, तो क्या होगा कि 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। तो 10 रुपए अगले दिन से पहले जो है वो बैंक को रिजर्व बैंक में जमा कराने होंगे, इसी को बोलते हैं CRR रेशियो। इसके अलावा क्या है कि बोरोइंग्स कैसे हो रही है, रिटर्न्स कैसे हो रहा है, और साथ ही में एक गारंटी देना इन्वेस्टर्स को और जो बैंक में जिनका खाता है उनको कि अगर उनके साथ कुछ भी गड़बड़ होगा तो RBI उनको बचाएगा। एग्जाम्पल के लिए आज मान लो कि आपने जिस बैंक में पैसे जमा कराए वो बैंक डूब गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, बैंक भाग गया, बैंक डूब गया, बैंक को कोई परेशानी आ गई, बैंक का कोई पैसा लेके भाग गया, आपकी ब्रांच में चोरी हो गई, आपको बैंक जल गया, कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि भले ही आपका बैंक को कुछ भी हो जाए, आपको गारंटी RBI ने दी है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति का पैसा बैंक में होता है उसको RBI देता है गारंटी कि 5 लाख रुपए तक का, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का पैसे है ना, तो वो आपको RBI देगा अगर बैंक डूब गया या कुछ भी सिचुएशन हुई, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का पैसा RBI देगा, उसके ऊपर के पैसे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। क्या मत रखो, हाँ, 5 लाख से नीचे तक की सारी जिम्मेदारी। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, कभी लाइफ में करोड़पति हो जाओ तो एक ही बैंक में सारे पैसे मत रखना, ठीक है। अलग अलग बैंक हो, अलग अलग बैंक के अंदर जो है वो 5-5 लाख रुपए तक रख लेना, ठीक है, उतने ही मिलते हैं अगर बैंक डूब जाए तो, ठीक है। क्रेडिट एज एन एसेट। अब ये क्रेडिट मनी वाला सारा पार्ट खत्म हो गया, अब बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट एक एसेट की तरह कैसे काम करता है? अब क्रेडिट बैंक वालों के लिए एक एसेट है। एसेट क्या होता है पहले वो समझो। एसेट इज एनीथिंग विच मेक्स मनी फॉर यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये जो चेयर्स हैं, ये टेबल, ठीक है, ये पंखे, ट्यूबलाइट्स, ये बैनर्स, शीशे, ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? ये सब मेरे लिए एसेट्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मेकिंग मनी फॉर मी। ये मेरे लिए पैसा कमा के दे रहे हैं ना, तो ये मेरे एसेट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से बैंक का एसेट क्या है? बैंक को पैसा कौन कमा के देता है? बैंक की कमाई किससे होती है? लोन से, ठीक है। तो लोन जो है वो बैंक का क्या है? कमाई का तरीका है, ठीक है। अब जिनका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है वो उनके लिए बिल्कुल भी एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो बल्कि पैसा देना है ना। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना पैसा रखने पे, तो इंटरेस्ट कहां से आता है? पहले वो कमाता है आपके पैसे से, फिर आपको इंटरेस्ट देता है। अब कैसे कमाता है? तो बैंक क्या करता है, आप आज 1 लाख रुपए जमा करा के आए, उसके अंदर से पहले तो बैंक CRR काटेगा। CRR अभी बताया था, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI के पास जाता है, ठीक है। RBI के पास चला गया, मान लो 10 रुपया, 1 लाख में से 10%, मान लो 10,000 रुपए RBI के पास चले गए। मान लो 10% ही बैंक का SLR है। SLR का मतलब क्या है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? इसके अंदर होता है कि ना बैंक को कितना पैसा अपने पास रखना होता है। बैंक को कुछ पैसा अपने पास भी तो रखना होगा। मान लो आप अगले दिन पहुंच गए पैसे लेने, तो बैंक कैसे पैसे देगा अगर सारा पैसा लोन में दे देगा तो इसीलिए बैंक को कुछ पैसा अपने पास भी रखना पड़ता है। तो SLR रेशियो जो है वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। मान लो 10,000 उसने अपने पास रखा, 10,000 रुपए उसने RBI के पास जमा करा दिया, बाकी बचे 80,000। तो वो अब क्या करेगा? आज आपके 80,000 रुपए को लोन दे देगा, ठीक है। किसी बंदे को जिसको जरूरत होगी उसको आपके 80,000 रुपए लोन दे देगा। अब उससे लोन में कितना % इंटरेस्ट लेगा? 10%, 15% तक रिटर्न लेगा, ठीक है। मान लो 15% लिया, आपके 80,000 पे 15% कितना हो गया? 12,000, ठीक है। तो ये जो 12,000 पे इंटरेस्ट आया, अब उसमें से आपको क्या देना है? आपको देना है 5%। 1 लाख पे 5%, 1 लाख पे 5% कितना हो गया? 5,000। तो आपको दिए 5,000,
बैंक को मिले कितने 12,000। तो ये जो 12 में से 5 आपको चले गए, बचे कितने 7,000 रुपए बैंक की कमाई। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से बैंक जो है वो काम करता है। तो इसीलिए बैंक जो है वो, बैंक के लिए जो लोन है वो क्या है, क्योंकि बैंक को कमा के कौन दे रहा है, लोन ही कमा के दे रहा है ना, तो इसीलिए बैंक का एसेट कौन है, लोन्स। अब क्रेडिट ना एक डेट ट्रैप की तरह होता है। ठीक है, डेट ट्रैप क्या होता है उसको समझिए। जनरली डेट ट्रैप होता है गांव के अंदर। गांव के अंदर कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ, या आपके भी किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। गांव में होता है साहूकार। ठीक है, गांव में लोग बैंकों के पास नहीं जाते, गांव में लोग जाते हैं साहूकार के पास या फिर जमींदार के पास, ऐसी जगह आ जाते हैं। वहां पे जाते हैं, उसे बोलते हैं कि हमारे घर में ये है वो है, शादी है, ये है वो है, पैसे की जरूरत है। तो वो कहता है गिरवी रखना पड़ेगा, है ना। तो वो कहता है कि जी जैसे मान लो कि आपको लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, आपकी बैंक में जो मतलब आपकी जो गांव में जमीन है वो 15 लाख रुपए की है। अब से कहेगा ये 15 लाख की जमीन रख जाओ मेरे पास में, मैं कोई बेचूंगा नहीं, जब आपके पास पैसे हो मुझे लौटा देना, धीरे धीरे करके लौटा देना, ये एक साथ लौटा देना। ठीक है, और तब तक के लिए पैसे ले लो और ये जमीन गिरवी कर रख दो मेरे पास में। अब होगा क्या, आप ले आए 5 लाख रुपए उससे, अब वो आपको उसके ऊपर लगाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो उसने आपसे, अब वो कोई बैंक तो है नहीं कि भाई जिसपे आरबीआई नजर रख के बैठे हो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। वो लगा दिया उसने 20% का इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। मान लो 20% के इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि 5 साल में पैसा दुगना और 10 साल में पैसा तिगना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल बाद आपने जो 5 लाख लिए थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 लाख, और 15 लाख की आपकी जमीन थी। तो वो क्या कहेगा, आपका मेरा खाता नील, ये जमीन हो गई मेरी। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो लोग कर्ज जाल यानी कि डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं गांव वाले। ठीक है, इसी को डेट ट्रैप बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, टर्म ऑफ क्रेडिट। तो आपको टर्म ऑफ क्रेडिट का ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बस मैं लास्ट टॉपिक जो बता रहा हूं वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैंने अभी आपको बताया, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के हेल्प करने के लिए बने होते हैं। ठीक है ना। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज मान लो कि हमने विजय विहार के सारे लोगों ने मिलकर के एक ना कोऑपरेटिव बैंक खोल लिया। अब ये कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने विजय विहार में सभी लोगों से बोला कि एक काम करेंगे, सभी लोग ना इस बैंक में 1000 रुपए हर महीना डालेंगे। ठीक है, पैसा आपका, ये कहीं ले जा नहीं रहे हैं हम, ना हम ले जा रहे हैं ना आप ले जा रहे हो, कोई कहीं नहीं ले जा रहा, चाहिए वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपए महीना डालो, और जब पूरे विजय विहार में किसी को भी पैसे की जरूरत होगी ना, वो इस अकाउंट से निकाल लो और इंटरेस्ट फ्री ले लो। ठीक है, मतलब बिना इंटरेस्ट के ले लो। ठीक है, और जब हो तो वापसी लौटा देना। तो इससे होगा क्या, या तो इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा या फिर बहुत ही कम रेट पे मिलेगा। अगर बैंक वाले 15% दे रहे हो तो आप 5% पे दे दो। तो उससे होगा क्या, अब आपको सस्ते में आपको लोन मिल गया जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं थी पैसे की उसके पैसे पर अब इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको। तो इस तरीके से सभी की समस्या हल हो जाती है। इसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। समझ में आ गया? ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।